डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 180 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 181 मुलाहिजा फरमाएं। मुबादा वहां बावर्ची वगैरह ना हो और वो मुझे देखकर चौंक सकता था। गोदाम के अंदर भी अमले के किसी शख्स की मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, मगर उम्मीद यही थी कि वहां कोई नहीं होगा। मैं आहिस्तगी से गोदाम के दरवाजे की जानिब बढ़ा और एहतियात से अंदर झांका। खासा बड़ा गोदाम था और मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। अंदर से चीजें उठाने रखने की आवाजें आ रही थीं। मैंने छुरी से आंख लगाकर देखा, फकत एक ही बल्ब रोशन था और बाकी तीरगी थी। दो आदमियों के हेवले दूर कहीं कोने में बड़े डिब्बों और कार्टनों के साथ छेड़छाड़ करते नजर आए। मैं एकदम सोच में पड़ गया कि अचानक वही जोर जोर से बातें करने की आवाजें और भारी कदमों की धमक सुनाई थी। वो जो कोई भी थे कमबख्त इधर ही आ रहे थे। अब मेरे पास वक्त था ना ही कोई और चारा। मैं आवाज पैदा किए बगैर होले से दरवाजा खोलकर अंदर खिसक गया और लपक कर करीब तरीन रखे कार्टनों और डिब्बों के ढेर के पास जा छुपा। इनमें से एक आदमी ने जरा गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा। शायद कुछ उसे खटका महसूस हुआ था। अगले लम्हे मेरा दिल उछलकर हल्के में आन अटका। वो अपने साथी से कुछ कहता हुआ उसी तरफ आने लगा। उसे दरवाजे की जानिब आता देखकर यकलख्त मेरा दिल जैसे कनपट्टियों में धड़कने लगा। मैंने भी तहैया कर लिया था कि उसे शोर नहीं मचाने दूंगा। इससे पहले ही इस पर काबू पाकर बेबस करने की कोशिश करूंगा। अब इतना तो खतरा मोल लेना ही पड़ता। वो जैसे ही दरवाजे और उस जगह के करीब पहुंचा जहां डिब्बों और कार्टनों के अक्कब में मैं दुबका बैठा था कि अचानक दरवाजा धड़ से खुला और उस आदमी के साथ मैं भी चौंक पड़ा। 4-5 पुलिस के आदमी अंदर दाखिल हुए। इनमें दो ने टार्चें रोशन कर ली। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया था। इनमें एक भारी भरकम जिसामत का आदमी अपनी वर्दी से इनका अफसर लग रहा था। इस दुरुस्त लहजे में उस आदमी से कुछ पूछा। ये लोग गालिबन वही थे जिनसे बचता बचाता हुआ मैं यहाँ आन पहुंचा और ये लोग फिर मेरे सर पर मुसल्लत हो गए थे। मैंने अपने सांसें तक रोक ली थी। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल थी। वो आदमी इन्हें देखकर घबरा सा गया था और शायद अपने शुबे को भी भूल गया था। ऑफिसर इसे तिब्ती लहजे में कुछ पूछगछ कर रहा था। मुझे डर हुआ कहीं ये लोग यहाँ की तलाशी लेना न शुरू कर दें या ये आदमी ही न बक दे कि इससे यहाँ किसी के अंदर दाखिल होने पर शुबा हुआ था। शुक्र था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लोग शायद पहले ही दिन पूरे सराय की तलाशी ले चुके थे। वो पुलिस ऑफिसर इसे हदायत देता रहा। इसके बाद ये लोग वापस मुड़ गए और वो आदमी भी। मैंने सुकून का सांस लिया और खुदा का शुक्र अदा किया। थोड़ी देर बाद सराय के अमले के ये दो आदमी भी कुछ सामान उठाए गोदाम के दरवाजे से बाहर निकल गए। शुक्र था कि इन्होंने बाहर से कुंडी नहीं लगाई थी, वरना मैं इधर महबूस हो जाता। शायद यहाँ बार बार अंदर आना जाना लगा रहता था, इसलिए इन्होंने फकत दरवाजा ऐसे ही अटका दिया था। अब मैं अंदर आजाद था, ताहम एहतियात का दामन मलहूज रखे हुए मैं अपनी कार्रवाई में लग गया। मेरे हाथ जो भी खुश्क खुराक लगी वो मैंने खाली डिब्बे में भरना शुरू कर दी। इनमें दूध, याक के दूध का मक्खन, बिस्किट, पानी की बोतलें और फ्रूट वगैरह था। वो सब मैंने खाली डिब्बे में भर लिया। मेरा काम खत्म हो चुका था। अब मुझे किचन में जाने की जरूरत नहीं थी। मैंने वापसी का रास्ता इख्तियार करते हुए दरवाजे की जानब कदम बढ़ा दिए। बाहर की सुनगुन लेने के बाद मैंने आहिस्तगी से दरवाजा खोला और एक बार फिर राहदारी में आ गया। वो सुनसान पड़ी थी। मैंने वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। थोड़ी देर बाद मैं तहखाने के खुफिया रास्ते के दाखिले वाली जगह पर मौजूद था। इधर उधर देखा और फिर कील हटाकर तख्ता उठाया। इसके बाद अंदर जीने में उतर गया। मुझे राशन और खुराक से लदा फदा कामयाब लौटते देखकर मेरे साथी खुश हो गए। किसी की तुम पर नजर तो नहीं पड़ी? रूमी ने पूछा। इसके चेहरे से खुशी फूटी पड़ रही थी। बेचारी की भूख प्यास से बुरी हालत हो रही थी। होठों तक पर पिपड़ियां सी जम गई थी। बस अल्लाह का करम हुआ कि फंसते फंसते ही बच गया। मैंने सर झटक कर मुस्कुरा कर कहा और इन्हें मुख्तसर अपने रोदात सुना दी। बाकी 3 कैदी भी भूखी नजरों से हमारी तरफ देख रहे थे। मैंने राशन का डिब्बा उलट दिया। हम सब इस पर टूट पड़े। कैदियों को भी खाने पीने को दिया गया, मगर इस शर्त के साथ कि कोई शोर मचाने की चालाकी नहीं करेगा, वरना सजा के तौर पर उसका कोटा जब्त कर लिया जाएगा। अब भला किसे यह मंजूर होता? इनकी टांगें तो बंधी रहने दी गईं, अलबत्ता दोनों हाथ खोल दिए गए थे और मुंह से कपड़ा भी निकाल दिया गया ताकि बासानी ये भी कुछ खा पी सके। राशन बस इतना ही आ सका था कि कंजूसी के साथ 1 या 2 वक्त और चल सकता था। न जाने क्यों खाने के बाद बुढ़े केसरी की हालत फिर बिगड़ने लगी। उसे फिर सांस दमा का दौरा पड़ने लगा।
थोड़ी देर बाद उसकी हालत सुधरी तो मुझसे बाहर जाने की मिन्नतें करने लगा। मैंने उसके मुंह में कपड़ा ठोंस दिया। हम चारों आपस में मौजूदा सूरत हालात पर बातें करने लगे। वक्त गुजरता जा रहा था और हमें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि क्या करें। फोस्टर को हमने दीगर कैदियों के मुकाबले में खुद से नजदीक बिठा रखा था। कुछ वक्त और बीता और वही हुआ, यानी खुराक खत्म। अब फिर वही मसला पैदा हो गया। बार बार ऊपर जाकर खुराक लाने का रिस्क लेना बेवकूफ़ी थी। हर बार मैं कामयाब तो नहीं हो सकता था। फिर जल्दबाजी और डर के सबब मैं इतना ज्यादा कुछ ला भी नहीं पा रहा था। फोस्टर भी झल्लाया हुआ था क्योंकि वो हमारा यरगमाली कैदी था। तुम चारों अव्वल दर्जे के बेवकूफ हो। अचानक फोस्टर गुस्से से फड़फड़ा। हम कदरे चौंक कर उसकी जानिब देखने लगे। तुम लोगों के पास इस कदर खतरनाक और जदीद असलिया है, लेकिन फिर भी तुम ऊपर जाकर पुलिस टीम का मुकाबला नहीं कर सकते। इधर एड़ियां रगड़ रगड़ कर खुद भी मरोगे और दूसरों को भी मरवाओगे। फोस्टर की बात सुनकर हम चारों बेख्तियार एक दूसरे का मुंह तकने लगे। वो भी शायद इस सूरत हाल से तंग आ चुका था। हालत उसकी भी नगुफ्ताबा होने लगी थी। वो अधेड़ उम्र भी था। 50-55 के लगभग उसकी उम्र का अंदाजा होता था। आखिरी ऑप्शन हमारे पास यही बचा है। तारिक ने उसे संजीदगी से जवाब दिया, लेकिन इस सूरत में हमारा एक मोहसिन गोपू बेमौत मारा जाएगा, तो एक ही खातिर तुम लोग खुद समेत हम सबको ऐसी दर्दनाक मौत से हमकिनार करना चाहते हो? यह दर्दनाक मौत तुम्हारा मुकद्दर है, हमारा नहीं। मैंने उसे घूर कर कहा तो वो गुस्से में आकर चीखने लगा। मैं पुरतैश अंदाज में लपक कर उसकी जानिब बढ़ा और उसके मुंह में भी कपड़ा ठोस दिया। ये ठीक किया तुमने, कमबख्त ये भी अकड़ने लगा है, तारिक ने गुस्से से कहा। लेकिन बात उसकी भी काबिले गौर है, मैंने होले से कहा। हम आखिर इस तरह भूखे प्यासे कब तक यहाँ पड़े रहेंगे? कुछ तो हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे ही, जबकि हमारे पास तो असलिया भी है। बात यह नहीं है कि हमारे पास असलिया है, पुलिस भी खाली हाथ नहीं होगी, तारिक बोला। जंग के बगैर ही हमारा निकल जाना ज्यादा सूदमंद होगा, हमारे लिए भी और गोंफू के लिए भी। बसूरते दीगर जंग हुई और हम निकल जाने में कामयाब भी हो गए तो पुलिस हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हम लिहाजा निकलने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, हुमैरा ने भी दरमियान में कहा। वो इसी सूरत मुमकिन हो सकता है जब हम खामोशी और राजदारी बरत सकें, तारिक बोला। फिर चंद में तवक्कुफ करने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए बोला, लेकिन खैर मैं तो कह ही चुका हूं कि आखिरी ऑप्शन जंग ही है, तो हम थोड़ा इंतजार और कोशिश और कर लेते हैं, इसमें क्या हर्ज है? हमारा ये सब्र हमारे दोस्त और मोहसिन को एक बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। तारिक की बात पर हम तीनों पुरसोच अंदाज में अपने होंठ भींच कर रह गए। तहखाने के चौथे कोने को आड़ के लिए इस्तेमाल किया गया था। वहां की गंदगी और बदबू समेत गलाजत से अलग दिमाग फटने लगा था। इस तरह एक ही तंगो तारीख जगह में 7-8 अफराद के इस तरह महबूस पड़े रहने से बीमारी और कोई खतरनाक वबा भी फूट सकती थी। आज चौथा दिन था। हम इस कदर तंग हो चुके थे कि अब हमारे पास जंग करके निकलने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं रहा था। बिलाखिर हमने मुत्तफिका तौर पर फैसला कर लिया और बैग से हथियार निकाल कर उसका जायजा लेना शुरू कर दिया। हमने बुढ़े केसरी का जायजा लिया। वो बिल्कुल साकित और सामित पड़ा हुआ था। मैंने करीब जाकर उसका जायजा लिया तो अपने होंठ भींच लिए। वो मर चुका था। अब लाश की मुसीबत भी गले आन पड़ी थी। तहखाने की फिजा को देखते हुए साफ जाहिर था कि इसकी लाश सिर्फ चंद घंटों बाद ही बू और ताफुन छोड़ना शुरू कर देगी। फोस्टर समेत गौहर शाह और डिबर की भी हालत नहायत खस्ता हो रही थी। वो हमारी तरफ कभी बेचारगी और कभी खा जाने वाली नजरों से घूरने लगते थे। मुंह में कपड़े का गोला ठुंसा होने के सबब वो बोल या चिल्ला भी नहीं सकते थे। अलबत्ता इन्होंने अपने जिस्मों को हिलाकर अपनी बरहमी का इजहार जरूर कर लिया करते थे, मगर अब भूख प्यास और घुटन आमेर इस फिजा में उनके अंदर वो भी सकत नहीं रही थी। इनकी घूरती आंखों से पता चलता था कि वो हमें कच्चा चबा डालने के लिए बेचैन जरूर थे। हम खुद भूख प्यास के सबब बहुत नकाहत और कमजोरी महसूस कर रहे थे। यहाँ तहखाने में किसी किस्म का कोई लासिल की राबता भी नहीं हो पा रहा था, अगरचे अभी हमें इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। गौहर शाह और डिबर के सामान में भी एक अदद लैपटॉप मौजूद था। वो लाख था, मगर रूमी और तारिक के लिए ये कोई मसला नहीं था। हमने जंग का हतमी फैसला कर लिया था, क्योंकि अब इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। हुमैरा को एक पिस्तौल थमा दिया गया। हम तीनों के पास 2 अदद हल्की साख्त की गंदें मौजूद थीं। हम तहखाने के जीने की जाने बढ़ने लगे। गौहर शाह और डिबर्ग हमें फैली हुई आंखों से घूरते रहे। पोस्टर हमारे हमराह था। इसके दोनों हाथ हनूज पुश्त पर बंधे हुए थे। अलबत्ता टांगे आज़ाद कर दी गई थी ताकि हमारे साथ चल सके, जबकि मुंह कपड़े के सबब बंद था। हम दबे पांव ऊपर पहुंचे। सबसे आगे मैं था। मैंने पहले तख्ते के साथ कान लगाकर ऊपरी सुन ली। कहीं तहखाने वाली राहदारी में कोई मौजूद तो नहीं था।
इसके बाद नहायत आहिस्तगी के साथ थोड़ा सा तख्ता ऊपर उठाकर छुरी बनाई गई। मुझे मैदान साफ नजर आया। शाम हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता तख्ता पूरा ऊपर उठा दिया और साथियों को फौरन ऊपर आ जाने का इशारा किया। हम सब राहदारी में मौजूद दम बखुद से खड़े थे। तहखाने का तख्ता लगाया जा चुका था। अब हमने जंगी पोजीशन बना ली थी, यानी सबसे आगे मैं था, दरमियान में हुमैरा और रूमी, इसके बाद फोस्टर और तारिक। मुझे इस बार जरा गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। पता नहीं ये मेरी छठी हिस्स थी या फिर वाकई ऐसा था। यूं लगता था जैसे सराय के सारे मुसाफिर कूच कर चुके हूँ। जो थोड़ा बहुत फोर्स टीम का शोर था वो भी बिल्कुल खत्म हो चुका था। क्या हुआ, तुम कुछ महसूस करने लगे हो? तारिक ने सरगोशी में पूछा। हाँ, कुछ सन्नाटा सा महसूस हो रहा है, मैंने होले से कहा। आगे बढ़ो, तारिक ने कहा। हमने कदम आगे बढ़ाए और राहदारी के सिरे पर जाकर फिर रुक गए। मैंने इन्हें इधर ही ठहरने के लिए कहा और खुद आगे बढ़ा। सिरे की दीवार मुड़ते ही मुझे हाल कमरे दिखाई दिए। अंदर कुछ मुसाफिरों के बातें करने की आवाजें आ रही थीं, बाकी सन्नाटा था। कोई पुलिस एहलकार नजर नहीं आया। इन्हें गायब देखकर मेरा दिल मुसर्रत से यकबार की धड़का था। मैंने कुछ सोचकर अपनी गन शर्ट के बटन खोलकर अंदर उड़स ली। मुबादा किसी की इत्तिफाकी नजर पड़ जाने की सूरत में मुश्तबाना कहलाऊं। मैं हमसे अंदाज में टहलता हुआ जैसे कोई मुसाफिर हूं गेट तक गया। तहम मोहतात भी था। लॉबी से होकर मैं गेट पर आ गया। चंद एक लोगों ने मुझ पर उचटती सी निगाह डाली थी, फिर आगे गुजर गए। पुलिस मुझे कहीं नजर नहीं आई। कोशिश अब मेरी भी यही थी कि ज्यादा किसी की निगाह में ना आऊं और अपने साथियों के लिए रास्ता साफ करता चलूं। दाखिली दरवाजे के साथ लगी खिड़की के करीब आकर मैंने बाहर झांका तो मुझे सिर्फ 2 पुलिस मैन खड़े दिखाई दिए। इनके अंदाज में बेपरवाही थी, बस यूं जैसे ड्यूटी पूरी कर रहे हों। शायद यहाँ किसी मुश्तबा फर्द के न मिलने के बाद बाकी नफरी जा चुकी थी। इन दोनों को शायद फॉर्मेलिटी के तौर पर रख छोड़ा था। मौका अच्छा था। मैं फौरन वापस पलटा। अपने साथियों के पास पहुंचकर मैंने इन्हें रास्ता साफ होने की खुशखबरी थी, लेकिन हमारा अकबी दरवाजे से निकलना ज्यादा बेहतर होगा, मैंने आखिर में कहा। क्योंकि इस सराय का महल वकूम मुझसे पोशीदा नहीं था, ये भी गोपू ही का एहसान था। मैंने लेकर अकबी सिम्मत की तरफ ले आया, जिधर हमारा अलग थलग कमरा था। यहाँ से हमने बाहर झांका। मैदान यहाँ बिल्कुल साफ था, यानी इस तरफ कोई पुलिस मैन मौजूद नहीं था। हम बाहर निकल आए, फिर रुके नहीं और चलते ही चलते चले गए। शाम झुकने लगी थी, मौसम सर्द हो रहा था। भूख प्यास के सबब सर्दी और ज्यादा लग रही थी। हम तेज तेज कदमों से आगे बढ़ते रहे। नहायत एहतियात से चलते हुए हम सराय से काफी दूर आकर रुक गए। यहाँ हमने आर्जी तौर पर डेरा डालने का इरादा किया था। हमारे पास कैंपिंग का कोई खास सामान नहीं था, बस यूं ही अपना मुख्तसर सा सामान रखकर जरा सस्ताने के लिए वीरान सी जगह पर रुक गए थे। इन दोनों को हम तहखाने ही में छोड़ आए थे। अब ये उनकी किस्मत थी कि वो वहां से जिंदा बाहर निकल पाते हैं या वहीं फरिश्ता अजल से मुलाकात हो जाती है। अब हमारा इरादा बोर्ड स्टॉप जाके कुछ राशन पानी खरीदने का था। इसके लिए सिर्फ एक आदमी के जाने की जरूरत थी। इसका बेड़ा भी मैंने ही उठा लिया। अगर से तारिक ने खुद मेरे साथ चलने की हामी भरी थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और इधर ही दूसरों का ख्याल बिलखुसूस फोस्टर का रखने का कहकर रवाना हो गया। मैंने गर्म कपड़ों के बहाने अपने चेहरे को ढांप लिया था। पुलिस टीम की यह जगह मौजूदगी और चंद दिनों के कयाम ने यकीनन हमारे बारे में बहुत सी बातें फैला रखी होंगी और इसीलिए मकामी लोगों की नजरों में हम सब का आना भी मुनासिब नहीं था। मैं अकेला स्टॉप तक पैदल चल पड़ा। वहां पहुंचा तो खासी शाम झुकाई थी। हर तरफ अंधेरा फैलने लगा था। खच्चर और दीगर गाड़ियां लोगों को करीब करीब ले जाने के लिए अब भी मौजूद थीं। 5 स्टोर्स, छोटे मोटे रेस्टोरेंट थे। मैं इर्द गिर्द का मोहतात नजरों से जायजा लेता हुआ वहां तक पहुंच गया तो एक पोल पर मेरी नजर पड़ी तो मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। तशवीश और तफक्कुर की लहर सी मेरे अंदर एकदम सरायत सी करती चली की। ये सिर्फ एक ही पोल की बात नहीं थी। वहां जगह जगह इश्तिहार नुमा पोस्टर चस्पा किए गए थे, जिन पर हम में से चंद एक की तस्वीर भी मुख्तलिफ जावियों से दिखाई गई थी और नीचे दर्ज था, ये अफराद बेंज पुलिस को इंतहाई मतलूब है। ये खतरनाक और जराइम पेशा गैर मुल्कियों का टोला है जो पुलिस की हिरासत से फरार होकर आस पास के किसी इलाके में छुपा बैठा है। इस टोले ने एक पुलिस अफसर का कत्ल भी कर डाला है। लिहाजा जिस किसी को भी इनमें कोई भी एक दिखाई दे जाए वो फौरन पुलिस को इस नंबर पर मुतल्ला करे। नीचे नंबर दर्ज था। मैंने होंठ भींच लिए। जी तो चाहा कि जिस नाबकार और बदनीयत पुलिस अफसर ताइचिंग के कत्ल का जिक्र किया गया है, मैं इसके नीचे मजीद चंद सत्रों का इजाफा कर डालूं कि यह अफसर खुद पैसों के लालच में आलमी जराइम पेशा गिरोह की दरपर्दा सपोर्ट कर रहा था और पुलिस की वर्दी में सच्चाई का रास्ता आसान करने के बजाय
लालच में आकर रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच्चाई की आवाज एक तूती की आवाज से ज्यादा नहीं होती। ये मुआशरा और दुनिया एक ऐसा नकारखाना है जहां जो नजर आए, जो देखा जाए, उसी का ढंढोरा पीटा जाता है। सच की आवाज, हक की बात कोई कोई सुनता और समझता है। मैंने इस इश्तिहार पर लानत भेजी और एक स्टोर में दाखिल हो गया। चंद एक लोगों को इससे मुतालिक सरगोशियों में बातें करते हुए भी पाया। मैंने अक्लमंदी से काम लिया था कि एक स्टोर से सारा कुछ खरीदने से इज्तनाब किया था, क्योंकि इस तरह शक पड़ सकता था कि मैं तन्हा आदमी इतना सारा राशन क्यों कर खरीद रहा हूं। दुकानदार सोच सकता था कि क्या मेरे दीगर साथी कहीं मौजूद थे। एक वजह और भी थी, मैं ज्यादा देर एक ही शॉप पर खड़ा भी नहीं होना चाहता था। अंदाज मेरा लाउबाली नौजवान का हिस्सा था। यहाँ और लोग भी मुसाफिर और गैर मुल्की मौजूद थे, ताहम एहतियात का तकाजा यही था जो मैं बरते हुए था। इसी तरह मैंने मुख्तलिफ शॉप से चीजें खरीदी और जहां से आया था उसी तरफ जाने के बजाय आबादी वाले हिस्से की तरफ निकल गया और फिर वहां से एक बड़ा चक्कर काट कर दोबारा अपने आर्जी ठिकाने की तरफ चल दिया। मेरी अपनी हालत गैर हो रही थी। एक सुनसान जगह रुककर मैंने पानी की बोतल से मुंह लगाकर पानी पिया, कुछ बर्गर टाइप की चीजें और चंद एक बिस्किट हल्क से नीचे उतारे। आखिर को खाली पेट इतना पैदल चला था, थोड़ा बहुत रास्ते में मेरा खाना हक बनता ही था। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराया और शापर संभाले आगे बढ़ गया। दफातन मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे ताक़ुब में है। मैं यकदम रुक गया और रकम में मुड़कर देखा, फिर दाएं बाएं निगाह दौड़ाई। छोटे बड़े घर बने हुए थे और इनमें रोशनियां चमक रही थी। मैं खुद एक सड़क नुमा रास्ते पर था जो आगे बल खाता हुआ वादी में गुम हो रहा था। मेरे लिबास के अंदर पिस्तौल मौजूद था, वो मैंने अभी निकालने की जरूरत महसूस नहीं की। चंद लहजे के लिए मैं ठहरा रहा, फिर इसे अपने वहम पर महमूल करके कदम आगे बढ़ा दिए। बोर्ड स्टाफ और आबादी कदरे पीछे रह गई। मैं सुनसान बर्फसार वादी में दाखिल हो गया था। रात पड़ चुकी थी और शुक्र था कि मौसम ठीक था। आसमान साफ और रोशनी बखेर रहा था। बर्फ के इनेकाज से इर्द गिर्द का माहौल कदरे मुनव्वर था। एक मौका पर दोबारा मुझे अक्ब में और दाहिनी सिम्मत किसी के कदमों की हल्की हल्की आहट से सुनाई थी। इस बार मैं बुरी तरह ठिठक गया। पहला शुबा मेरे दिल में यही उभरा था कि कहीं कुछ सादा वर्दी में पुलिस का जासूस तो मेरे पीछे नहीं लगा हुआ, जो इसी तरह मेरा राजदाराना ताकुब करते हुए मेरे और साथियों के ठिकाने से वाकफियत चाहता हो। इस खदशे ने मेरे ठिठके हुए वजूद में तशवीश की लहर तोड़ा दी। मैं जल्दी से एक बर्फ के तोदे की आड़ में चला गया और शापर्स एक जगह एहतियात से रखे अपना पिस्तौल निकाल कर हाथ में पकड़ा और उसी सिम्मत दबे पांव पड़ने लगा। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। मेरी कोशिश यही थी कि मुमकिन तौर पर अगर पुलिस का कोई मुखबर मेरे हत्थे चढ़ भी गया तो मैं इधर ही उसका किस्सा पाक कर डालूंगा, ख्वाह उस पर फायर ही क्यों ना करना पड़ जाए। चंद एक छोटे जानवरों को फुदकता देखकर मैंने बेइख्तियार एक सुकून की सांस ली और पिस्तौल दोबारा लिबास में रखकर मैं शापर्स उठाने के लिए अपनी जगह पहुंचा। एक नजर गिरदो पेश और अकब पर डालने के बाद आगे बढ़ गया। ठिकाने पर पहुंचकर मैंने शापर्स के थैले रखे ही थे कि सब उस पर झपट पड़े। तुमने भी कुछ खाया है? खुमैरा ने पूछा। हाँ, रास्ते में थोड़ा डाका मार लिया था मैंने मुस्कुरा कर कहा। ताहम रूमी ने मेरी जानिब कुछ खाने की चीजें बढ़ाई, वो मैंने शुक्रिया के साथ ले ली। फोस्टर को भी खाने को दिया गया था। रात गहरी और सर्द होती जा रही थी। पेट का दोजख भरा तो हम आइंदा के बारे में सोचने लगे, मगर हकीकत ये थी कि आइंदा के लिए हमारे पास कोई लाइन ऑफ एक्शन थी ही नहीं। हम बेयारों मददगार थे। मिस्टर ब्राउन ने भी ये कहकर एक तरह से हमें हरी झंडी दिखा दी थी कि हम किसी तरह यहाँ से निकल कर लिहाजा पहुंच जाएं। इसके बाद ही सही तौर पर हमारी मदद की पोजीशन में आ सकते हैं। यहाँ हमारा कौन मददगार था सिवाय अल्लाह के, जो थे वो साथ छोड़ चुके थे। और अब तो इन हालात में वांग डोला टाइप के जो खैर ख्वाह थे वो पहले ही मुंह मोड़ चुके थे। एक बेचारा गोंफू बहादुर तिब्ती नौजवान था, वो भी न जाने कहाँ और किस हाल में था। न जाने पुलिस इस बेचारे के साथ भी हमारी वजह से क्या सलूक कर रही थी। लिहाजा जाना आसान नहीं था। यहाँ जगह जगह पुलिस हमारी तलाश में सरगर्दा थी। हमारा जुर्म संगीन नौयत का था और इस बार पुलिस के हत्थे चढ़ने का मतलब मौत होता। हम सर जोड़कर बैठ तो गए थे, मगर हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे का क्या लाहे अमल तैयार करें और कैसे। अचानक तारिक ठिठक पड़ा। मैंने चौंक कर उसे देखा। वो दाएं जानिब कदरे ऊंचाई में कुछ देखने की कोशिश कर रहा था और फिर यकदम उसने गंद संभाली और उसी से मतलब का मैं खुद भी उसके पीछे हो लिया। उसे शायद किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था या फिर उसने किसी मशकूक साए की झलक देख ली थी।